कंपनसेशन के सिलसिले में जो फाउंडेशन लेक्चर्स हैं उनमें से ये एक लेक्चर है जिसमें इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनसेशन क्यों करते हैं, कितने टाइप के हैं। मैंने आपको बताया पैसिव एक्टिव कंपनसेशन, लोड की जगह पे लगा दें तो लोड पोजीशन के हिसाब से उसको लोड कंपनसेशन, और अगर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए यहाँ पर कहीं पर लाइन पे लगाएं तो उसको हम कह रहे हैं कि सिस्टम कंपनसेशन। फिर एक्टिव और पैसिव, ये सारी चीज़ें। तो इस सारे का जो फ़ायदा है कंपनसेशन को करने का, वो क्या है कंपनसेशन। तो ये तो मैं आपको पता हो गया कंपनसेशन क्या है। कंपनसेशन ये है कि जो रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टिव लोड जो मोटर का, जो इंडस्ट्री का होता है, वो लाइन पे जो फ्लो हो रहा होता है तो उसके अंदर लॉसेस भी ज़्यादा, वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं कोई कैपेसिटेंस करंट, कैपेसिटिव करंट इंजेक्ट कर दूं या कोई डिवाइस ऐसी लगा दूं जो कैपेसिटिव करंट ड्रॉ करे, तो इंडक्टिव करंट को कैंसिल करेगी। क्योंकि आई एक्स और आई सी जो हैं ये आप इंटरमीडिएट से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और आपका अगर मोटर लोड ले रही है कोई 10 एम्पियर इंडक्टिव, तो वो अगर आप उसी हिसाब से कैपेसिटर लगा देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी और आपके पास लाइन पे लोड करंट भी कम हो जाएगा। अब इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें बताने के बाद मैं ये कर रहा हूँ इसमें कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या मैंने समराइज़ किए हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जाहिर है कि जब लाइन पे लोड कम होगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज प्रोफाइल बेहतर होगी। तो इसी तरह ई एस और ई आर तकरीबन बराबर होते जाएंगे, जबकि आपके ऊपर लोड जो है सिर्फ आप इसके ऊपर से सारा रिएक्टिव लोड ख़त्म कर देंगे तो दोनों बहुत करीब भी आ सकते हैं कंपनसेशन की वजह से। इसीलिए इस इक्वेशन को कभी आप देखेंगे तो ई स्क्वायर बाई एक्स या वी स्क्वायर बाई एक्स भी लिखते हैं, क्योंकि उसमें एज्यूम कर लेते हैं, वक्ती तौर पे एजम्पशन होता है कि ई एस और ई आर बराबर हैं ड्यू टू कंपनसेशन। ये अनकम्पनसेटेड लाइन के लिए ये इक्वेशन है। और उसके बाद ये भी है अनकम्पनसेटेड के लिए कंपनसेटेड लाइन जिसको कहते हैं, उसके लिए मैंने अलग आपको वीडियो में लेक्चर पे बनाए हुए हैं। अब आप देखें इससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वोल्टेज, फिर लाइन पे करंट कम हो गया तो लॉसेस कम हो गए सिस्टम के। लॉसेस का मतलब पैसा, पैसा है ना, ये तो एनर्जी है ना। आई स्क्वायर आर लॉसेस की बात हो रही है। अगर इंडक्टिव करंट भी जा रहा है, रिएक्टिव करंट भी जा रहा है मोटर को, तो कंडक्टर के अंदर तो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो लॉसेस तो एपरेंट करंट पे होंगे ना, आई स्क्वायर आर। उसमें कुछ एक्टिव कुछ रिएक्टिव। एक्टिव का तो आप पेमेंट करेंगे यूटिलिटी को, रिएक्टिव का तो पेमेंट भी नहीं करेंगे। तो जो इसकी वजह से मैंने लेक्चर में एक में समझाया कि आपको पेनल्टी लगती है अगर आपका पावर फैक्टर कम है, यानी आपका रिएक्टिव कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव कर देता है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में मेरा लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वोल्टेज प्रोफाइल आती है, दोनों बस एंगल आते हैं, सारे बसों के एंगल आते हैं, जितनी 40-50 बसेज हैं नोड यानी के। और आपके पास जनरेशन का कंट्रीब्यूशन आता है, जनरेटर का पावर फैक्टर आता है, लोड पे वी आर, लाइनों पे वार और एक्टिव कंपोनेंट करंट दोनों आते हैं। सब चीज़ें आपके पास सामने आती हैं। तो अगर जैसे आप करंट को कम करते हैं, वोल्टेज प्रोफाइल भी इम्प्रूव होता है, लॉसेस भी इम्प्रूव होते हैं, तो जनरेटर के ऊपर लोड भी कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम स्टेडी जो है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी या डायनेमिक स्टेबिलिटी, वो भी इम्प्रूव हो गई, हो जाती है। फिर इससे जो है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का मैंने कर्व यहाँ फिर से रिवाइज कर दिया कि देखें, पूरे का आप 7-8 लेक्चर हैं मेरे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के ऊपर। आप देखें ये कर्व लाल वाला जो है, ये कर्व बिटवीन डेल्टा एंगल, जो रोटर एंगल, बस एंगल, शाफ्ट एंगल, सभी कुछ यही है, पावर एंगल, और ये पावर है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है यहाँ पर पावर कौन सी, मैकेनिकल, जो आप जनरेटर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर को दे रहे हैं, पानी है, स्टीम है, कोई ये गैस है। और ये जो लाल वाली लाइन है ये पी मैक्स, ये पावर जनरेट कर रही है या डिलीवर कर रही है, वन बस टू अनदर, जनरेटर टू ग्रिड, ग्रिड टू ग्रिड, हर ग्रिड टू ग्रिड, यही फिनोमेना है। और इसके लिए लाल वाले की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ये जो पी वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है ये लाल वाले कर्व के लिए है, इससे ये कर्व बना है। 90 करेंगे साइन 90 1 हो गया, पी मैक्सिमम आ गया, साइन 180 करेंगे 0 हो गया, साइन 0 0 तो 0 हो गया, पैराबोला बन गया। अब जहाँ पर ये लाइन ब्लू यानी मैकेनिकल पावर जो है वो, और रेड पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर है, अब चूँकि ये मैकेनिकल लिखा तो मैं यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर जहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वो आपको पता है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। दो सिस्टम्स, एक लीनियर हो या नॉन लीनियर सिस्टम हो, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, वो कॉमन पॉइंट है। अब क्या हुआ, ये लाइन ट्रिप हुई, फॉल्ट आया, फॉल्ट आया तो ये लाइन ट्रिप हुई, तो लाइन ट्रिप हुई तो ये लोड तो कट गया, लोड कट गया तो क्या हुआ, जनरेटर की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो रोटर एंगल बढ़ गया।
तो ये एंगल डेल्टा वाला जहाँ पर नॉट डेल्टा लिखा चल रहा था थोड़ा सा आगे हो गया। अभी जब थोड़ा सा आगे हो गया ये वाला एंगल यहाँ यहाँ आ गया, तो यहाँ पर देखें ये क्या हुआ, ये यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ पर आ गया। अब अगर ये लाल वाला पॉइंट को देखें, ये डेल्टा आगे बढ़ने से क्या हुआ, अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, क्योंकि मैकेनिकल पावर कम और इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा शो हो रही है। अजीब सी बात, पूरा नेटवर्क तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ना। अब ये ट्रिप हो गया, लेकिन जनरेटर के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जनरेटर एक्सेलरेट कर गया और ये फिक्टिशियसली ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। लोड तो कट गया, लेकिन ये यहाँ पर आ गया रोटर एंगल की वजह से। अब जब जैसे ही यहाँ पर आया, रोटर आगे गया, तो फिर ये रोटर, जब ये लाइन जो थी दोबारा रिक्लोजर से फर्स्ट और ऑन हो गई, कुछ मिलीसेकंड 300 मिलीसेकंड के बाद ऑन हो गई, लोड फिर आ गया, तो ये फिर वापस पॉइंट आने लगेगा, इधर वापस पॉइंट यहाँ पर आएगा। झटके से जो ऊपर गया, डिस्टर्बेंस हुई ना, लार्ज स्केल डिस्टर्बेंस हो गई ना, पूरी लाइन गई, पूरा लोड गया 100-200 मेगावाट का, तो ये पॉइंट वापस आएगा। और पॉइंट फिर यहाँ पर कटिंग पॉइंट पे नहीं रुकेगा, बल्कि थोड़ा सा और नीचे आएगा, और फिर इस तरह नीचे ऊपर होकर जनरेटर जो है ना घूमेगा पॉइंट पे, रिटार्ड, एक्सेलरेट, डिसेलरेट, यानी एंगल आगे पीछे होगा। और फिर यहाँ पर इसी पॉइंट पे अगर लोड वही है तो इसी पॉइंट पे सेटल हो जाएगा। और अगर लोड भी चेंज हो गया लाइन के ऊपर, कि कुछ यहाँ से लोड भी कट गया था थोड़ा आधा, तो उसी हिसाब से नए एंगल पे और ये गवर्नर की मदद से ये पॉइंट एक जगह सेटल हो जाएगा दोबारा। तो इसको कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये इम्प्रूव भी हो जाती है, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट के लिए आपको यहाँ पर जो ये ग्राफ है, इसके लिए इक्वल एंगल क्राइटेरिया आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर मेरा अलग लेक्चर है। तो ये एरिया जितना, जैसे ये, अब इसकी मिसाल क्या है कि ये क्यों नीचे ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे एक आपके पास एक झूला है, और आपने झूले पे कोई आदमी बैठा है, तो आपने उसको धक्का दे दिया, स्टेबल बैठा है, आपने इसको धक्का दिया, इधर गया, फिर आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आके रुके, तो नहीं रुकता ना, तो ये क्या हुआ, फिर ये इधर जाता है ना, फिर इधर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर इधर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे ऊपर। तो आप देखें क्या हो रहा है, ये तो आइसोलेशन है ना, और फिर रफ्ता डैम्प होकर के ये स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जो यूँ आपने जो धक्का मारा, तो ये तो फोर्स लगा दी ना, सिस्टम को डिस्टर्बेंस किया। तो वापसी में क्या हो रहा है कि वहाँ पे क्यों नहीं रुक रहा है, तो वो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, जो कि इनर्शिया की वजह से एक लेटेंट उसके अंदर एनर्जी छुप जाती है ना, जो फ्लाई व्हील है उसमें जनरेट हो जाती है, और वो उसको फिर आगे पीछे करती है। इसी तरह आप देखें, कोई दौड़ता हुआ चला आता है, रेस होती है, तो क्या ऐसे होता है कि जब वो रेड लाइन पे आ जाए एंड पे, तो वो फिर जो दौड़ता हुआ आ रहा है तो वहीं पे खड़ा हो जाए, क्यों नहीं पॉसिबल होता। वहाँ पहुँचे, लाल लाइन तो नज़र आ रही है, वहाँ रुक जाए, कैसे नहीं रुकता। उसके अंदर एक चीज़ डेवलप हो गई है, जो कि मोमेंटम है, उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो गई है, और वो एनर्जी उसको पहले आगे ले जाएगी और फिर वहाँ जाके रुकता है ना। गाड़ी में ब्रेक लगाते वो भी वहाँ नहीं रुकती, क्योंकि मोमेंटम का एक फिनोमेना आ जाता है। तो इसी तरह जनरेटर जो है ये इस तरह झूला खाता रहेगा। तो अब ये डैम्पिंग, इसको क्या कह रहे हैं, ऑसिलेशन। तो ये जो आइसोलेशन है, ये जो है एरिया जो होता है ना, इसको इक्वल एंगल क्राइटेरिया का अलग लेक्चर है, उस पर देखिएगा। तो जितना एरिया अंडर द कर्व होता है पहले और जितना बाद में होता है, वो अगर दोनों बराबर हो या बाद का एरिया ज़्यादा हो, तो फिर वो सिस्टम वापस आ जाता है, वरना सिस्टम वापस नहीं आता। इसी को इंक्रीज इन स्टेबिलिटी मार्जिन भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको लिख दें, आप बता दें, लेकिन समझ में जब भी आएगी जब आप ये वाला इक्वल एंगल क्राइटेरिया पे मेरा लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगी। लेकिन अभी चूँकि फाउंडेशन की बात हो रही है और आप सिर्फ सवाल जवाब जो है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पे नहीं हो रहे हैं, तो आप इन्हीं पे अगर फोकस कर लेंगे, वोल्टेज प्रोफाइल से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, इम्प्रूवमेंट, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, और एक बहुत ही अहम जो है ये है कि ये इंक्रीमेंट इन, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इंक्रीमेंट इन ट्रांसमिशन लाइन हैंडलिंग कैपेबिलिटी। ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक जो है, फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि देखें एक्स क्या है, ये एक्स ही तो है, यहाँ पर पी के यहाँ एक्स है ना, तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक्स ही तो कम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्सएल लगा हुआ है और मैं यहाँ पर एक इंडक्टेंस की ऐड करता हूँ कैपेसिटर, और मैं एक्सएल को कम करता हूँ एक्सी ऐड करके, तो जब मैं एक्सी इसमें ऐड कर देता हूँ तो कैंसिल कर रहा हूँ ना, इसको कैंसिल कर रहा हूँ तो एक्स को कम कर रहा हूँ। मैं एक्स को कम करूँगा तो क्या होगा, पावर बढ़ेगी, क्योंकि पावर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये देखें, तो पावर बढ़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये
क्योंकि आप देखो ना कि अगर आप जो है वो ई स्क्वायर के ऊपर है वोल्टेज जो कुछ भी हो, अगर एक्सएल को मैं आधा कर दूं तो पावर तो डबल हो गई ना। अगर एक लाइन की कैपेसिटी जो थी वो 100 एम्पियर पे चल रही थी तो उसके अंदर 50 एम्पियर वो रह गई, इस तरह डबल होती है। ये नहीं कि लाइन के ऊपर जो 100 एम्पियर था वो 200 एम्पियर हो गया, ऐसे मत समझ जाएं आपके हो गया। उसके अंदर कैपेसिटी ये पैदा हो गई कि रिएक्टिव पावर का रिएक्टिव करंट कैंसिल कर दिया। 100 एम्पियर में 40 एम्पियर रिएक्टिव था, ठीक है। तो 40 एम्पियर कैंसिल कर दिया तो 100 में से कितना रह गया, 60 एम्पियर रह गया। तो 40 एम्पियर की गुंजाइश निकल आई। ये मत समझ लें कि ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर पे आप 100 की जगह 150 एम्पियर चला रहे हैं डबल। ये नहीं है। ये देखिए सारी इक्वेशन में बहुत से मुझसे लोग सवाल बच्चे कर लेते हैं कि सर ये डबल हो गई। तो ऐसे डबल लाइन की कैपेसिटी नहीं हो गई, गुंजाइश निकल आई। 100 एम्पियर को मैंने कैपेसिटेंस लगाने के बाद कर दिया 60 एम्पियर। 40 एम्पियर रिएक्टिव था, इंडक्टिव वो कैंसिल कर दिया और कैंसिल करके 60 एम्पियर बचा। 60 एम्पियर में अब मैं 40 एम्पियर की मशीनें और लगा सकता हूँ। तो ये इसका मतलब होता है, इस बात को समझें, ये मत समझें। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की जो वैसे कैपेसिटी की बात होती है ना, ये कैपेबिलिटी हैंडलिंग है ट्रांसफ़र की। और जो इसकी कैपेसिटी है वो तो थर्मल रेटिंग होती है ना, क्या कितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से आप लाइन की लोडिंग करते हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कापर है कि एल्युमिनियम है, उसके हिसाब से ही आप करंट रेटिंग डिसाइड करते हैं कितना लोड चलाना है। अब जितना भी चलाना है, फर्ज करो कि आपका थर्मल रेटिंग के हिसाब से आ गया कि आप एक लाइन पे 300 एम्पियर चला सकते हैं। लाइन है 132 केवी की। अब इस 300 एम्पियर में फ़र्ज करो कि 80 एम्पियर जो है वो रिएक्टिव है, तो ये तो लॉस ही है ना। अब मैं 80 एम्पियर को कैंसिल कर दूं तो 300 की जगह में कितना रह गया, 220 एम्पियर। तो लाइन पे 220 एम्पियर हो गया ना। अब क्या हुआ कि उसके अंदर गुंजाइश है ना 80 एम्पियर की, तो मैं कोई भी मशीन ऐसी लगा सकता हूँ जो कि अपरेंट करंट जिनका 80 एम्पियर हो। और वो उस 80 पे भी मैं कंपनसेशन अगर करूँगा तो वो भी 80 की जगह 85 कनेक्ट होगा, फिर 30 एम्पियर का मार्जिन निकल आया। तो ये मार्जिन निकल रहा है ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी हैंडलिंग में। इसको कभी भी प्लीज़ मिक्सअप ना करें। कोई सवाल आपसे कर लेगा कि अच्छा ये ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बढ़ गई तो अगर वो टेम्परेचर और कंडक्टर साइज नहीं बढ़ेगा क्या, ऐसा थोड़ी है। उस लाइन के अंदर कैपेसिटी यूँ बढ़ गई कि जो टोटल नेट करंट था, एपरेंट करंट जो था, जिसमें फालतू करंट जो था रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टिव, वो मैंने कैंसिल करके उसको इतना नीचे कर लिया कि अब मेरे अंदर लाइन के अंदर की कैपेसिटी डेवलप हो गई। अब अगर 80 एम्पियर की मैंने गुंजाइश कर ली तो मुझे 80 एम्पियर की लाइन नहीं लगानी पड़ेगी ना। हो सकता है 3-4 साल डिले हो जाए। इस तरह जनरेटर पे भी तो 80 एम्पियर कम हो गया, उसका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो गया। अभी जब सब चीज़ें इम्प्रूव हो गई तो क्या हुआ कि इससे ये फ़ायदा हुआ कि जनरेटर के अंदर भी तो कैपेसिटी निकल आई। तो 80 एम्पियर बहुत होता है। 132 पे 5 एम्पियर का 1 मेगावाट होता है, यानी कि 16 मेगावाट की कैपेसिटी आपकी निकल आती है। आप देखें ना, अगर जनरेटर 100 मेगावाट का है, 16 मेगावाट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो इस तरह इसके अंदर कैपेसिटी निकल आती है। लेकिन ये मत समझ लेना खुदा के लिए कि लाइन अगर कॉपर कंडक्टर है और उसके अंदर 100 की जगह 200 एम्पियर लेंगे आप वही 200 एम्पियर। लेकिन 200 एम्पियर जो चल रहा था वो कम कर दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैंसिल कर दिया है। उस कैंसिल करने से वो 200 की जगह 120 एम्पियर रह गया। 80 एम्पियर हमने कैंसिल किया है। कैसे? कैपेसिटेंस लगा के लाइन के अंदर। कैसे? लोड के ऊपर कैपेसिटेंस लगा के। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है, फलाना है, वो सब डिटेल अलग होगी, वो लेक्चर अलग होगा। लेकिन जो फ़ायदे हैं वो ये देखें। और ये पॉइंट जो आखिरी में बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है कि आपको किताबों में मिलेगा कि लाइन की कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ गई। तो बढ़ इस तरह गई कि आपने बचत कर ली और वो फ्यूचर में लाइन को डबल करने से बचा लिया, जनरेटर को ऐड करने से बचा लिया। ये इसकी थ्योरी है। प्लीज़ इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखें। हो सकता है कि मैं इस पॉइंट पे, खाली इस पॉइंट पे एक अलग भी वीडियो कर दूं, क्योंकि ये पॉइंट मुझे लगता है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। नए जनरेशन को ज़रूर बताएं, स्टूडेंट को बताएं। फ़ायदा ही है, आपका ही फ़ायदा है। कोई किसी का रिस्क नहीं खाता। इंटरव्यू में जो भी कामयाब होगा आपको दुआ देगा। और लड़के, पढ़ाया नहीं जा रहा ना, क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा, फील्ड में फैक्ट डिवाइस है ही नहीं, तो कौन बताएगा? स्पेसिफिकेशन में नहीं है, न वापडा, न के इलेक्ट्रिक, न एनटीडीसी। तो कैसे पता चलेगा हमारे बच्चों को? हमारे बच्चों को इसी तरह पता लगेगा कि जिसको ही पता है वो एक दूसरे को बताए और नॉलेज को आम करे। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत फ़ायदा है इसमें। सबको बताए, दुश्मन को ही बताए, वो भी आपको दुआई देगा।